हाँ सर, अभी आपको मैगेंजी का नहीं पता? मैगेंजी। नहीं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। अरे मेरा सर, ये पिछड़ा ही होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 2 टू है ना? दैट इज नॉट स्ट्रेट। स्ट्रेट की बात हो रही है, बी। क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं हुई। क्या होगा? स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। बैट, बैटिंग करनी है मैंने। बैट बैट, बी। दैट इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। जी। 4। 4 ओनली? 4? नहीं। 4 में क्या है आंसर? हाँ, द वेट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द, नहीं सिर्फ जो सारे 3 वाले हैं ना वो गलत हैं। ए सी डी गलत है, तो बी है। बैट, बैट। इसका आंसर डी है। इसमें आपने अब यहाँ से लिखा हुआ है नॉट नेसेसरी। जी। अच्छा, डी ऑप्शन को कहा है नॉट नेसेसरी। मैं आपको बताती हूँ। अभी थर्ड ऑप्शन को आपने कहा है। इसका आंसर 2 and 3 ओनली है। और उसने कहा है स्टूडेंट्स आर आस्क्ड फॉर अ स्टेटमेंट अबाउट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट्स उसने उन्होंने डिफाइन किए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट है द वेट इज द क्वांटिटी मैटर। द वेट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट। तो ये पहले स्टेटमेंट 2 से बात करते हैं। स्टेटमेंट या फिर एक काम करते हैं, स्टेटमेंट 1 ही। स्टेटमेंट 1 जो है, वेट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट, दिस इज अबाउट मास। अगर होता था ना तो मैं यहाँ पे ही लिखती हूँ जहाँ पे किया है मैंने ये। द मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्योंकि जो ये मैथ की डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन। मैथ को हम केजीज में करते हैं तो वो सेम रहते हैं, चाहे आप इस जहाँ पे रहो, आप मून पे चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, वेट जो है वो चेंज होता है। तो इट्स नॉट अ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट। वो डिपेंड हमारे पास कर रहा होगा ऑन द लोकेशन या ऑन द ग्रेविटी, इन सब चीजों के ऊपर वो वेट कर रहा होता है। पर मास अनचेंज रहता है। तो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट। तो हाँ? ऑल द ones आर इनकरेक्ट। नाउ आई टेल यू कि आपको 2 का तो आइडिया है, यू नो दैट व्हाई 2 इज करेक्ट। पर आपको 3 में कंफ्यूजन हो रही है। आई टेल यू व्हाई। स्टूडेंट 3 इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये करेक्ट डेफिनेशन है उसकी। द वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। क्योंकि ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इटसेल्फ, इट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटी क्या है? इट्स अट्रैक्टिव फोर्स। ओके। ग्रेविटी इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो जो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लिटरली द ग्रेविटेशनल पुल। जो हमारी जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी अंदर पुल कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इधर स्टिल अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है। तो क्योंकि मास, जो भी ऑब्जेक्ट का मास है उससे, और फिर जो मास ऑफ द अर्थ है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेट फोर्स है, मास क्वांटिटी है। समझ आई? जी। दैट इज व्हाई इट गोइंग टू बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5। ये तो आसान है। ये एप्पल है। ये ठीक है। 190 प्लस 200, एप्पल। ए। या।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, अरे में बैट। क्वेश्चन 8 का। हाँ। यस, पर आप कंफ्यूज हो। आप पेपर में भी पहले भी कंफ्यूज थे, अभी आपने आंसर देते हुए भी कंफ्यूजन में ही मुझे आंसर दिया। Now I'll explain you why it's B. इसमें क्वेश्चन क्या है? A railway truck of mass 8,000 kg move with a velocity of 1 meter per second to the right. It collides with a railway truck of mass 12,000 kg moving at 2 meter per second to the left. The two trucks become joined to each other when they collide and move up together. What is the velocity of the two trucks after the collision? अब इसको कैसे हम लोग करेंगे? हमें पहले डायरेक्शन, वेलोसिटी में क्या होती है? डायरेक्शन होती है, तो हमें एक साइड को पॉजिटिव और एक साइड को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। मैं कंसीडर कर रही हूँ राइट साइड इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज नेगेटिव। अब हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं मोमेंटम, जो कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल्स टू एम वी, राइट? तो मास हमारे पास कितना है? 8,000 kg। और वेलोसिटी हमारे पास क्योंकि राइट साइड पे मूव करिए तो हम लोग +1 लेंगे, ठीक है? तो हम जस्ट गोइंग टू राइट 1। इट्स इज इट फाइन? ठीक जी। है। तो ये मेरे पास बन जाएगी 8,000 kg जो राइट साइड पे जा रही थी। अब जो ट्रक जो लेफ्ट साइड पे जा रहा था, ये दोनों क्या है? बिफोर कोलिजन करने लगे हम लोग। पहले हम लोग बिफोर करेंगे। अब जो लेफ्ट साइड पे जा रहा है वो क्या था? 12,000 kg था, और वो -2 होगा, ठीक है? क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? -24,000 kg। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा? 8,000 प्लस 24 प्लस -24,000। तो इसका आंसर क्या बनता है? जल्दी से जरा मुझे आंसर बताना। 24 - 8 हमारे पास हो जाएगा 16, -16,000 बनना चाहिए। जरा मुझे डबल चेक करके बताओ। ये बनना चाहिए। ठीक आ रहा है? नहीं आ रहे। ठीक है। अब वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हम लोग निकालेंगे। आफ्टर कोलिजन क्या है? वो एक बन गए हैं, ज्वाइंट हो गए हैं, तो इनके मासेस ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास मासेस क्या है? 8,000 प्लस 12,000, यानी कि ये हमारे पास 20,000 जो है वो केजी का एक ट्रक बन जाएगा, जो कोलाइड कर गया ना। तो अब क्या है हमारे पास? हमें पता है टो, टो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास था -16,000 kg, और फाइनल मोमेंटम क्या है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय v, क्योंकि एम वी है ना, हम लोगों ने वेलोसिटी निकालनी है। तो अब इसको डिवाइड करो। मुझे जरा आंसर बताओ। -16 ओवर 20 बताओ। -16,000/20। -16 ओवर 20। -0.8। -0.8। तो इससे माइनस से तो पता चल गया कि दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट। तो राइट वाली ऑप्शन ही कैंसिल। फिर लेफ्ट की वजह से 0.8, तो बी आंसर है। ठीक है। तो वर्किंग शो करवाओगे तो कुछ समझ भी आएगी आपको भी, पर इस तरह से ये काम होगा। ओके। बताइए ठीक है। क्वेश्चन की। आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। यस। एप्पल। ठीक है। क्योंकि काइनेटिक क्वेश्चन नंबर शोर है, 12। काइनेटिक है। हाँ। कैट। डॉग।
डी। क्या बताया? डी डॉग। क्वेश्चन 12 का? हाँ, डी डॉगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14। स्टॉप वॉच ठीक है ऑफ कोर्स। तो ए होगा। हाँ, एप्पल होगा। स्टॉप वॉच की क्यों जरूरत है वैसे, मुझे ये बताओ। टाइम के लिए। इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। और मैथ्स की भी जरूरत है, हमारे पास बैलेंस नहीं है। वोल्ट मीटर भी चाहिए हमें, टू मैयर के कितना ज्यादा हम ईएमएफ दे रहे हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन 16। बैट। ना यार जितने कंफ्यूज पे होके भी ट्रांसफर। बैड का है। बैड। नहीं, नहीं। क्वेश्चन 17। क्या? क्वेश्चन 17 है। बता तो 17। 17 है। ट्रांसवर्स। डॉगी। डॉगी डॉगी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। ओ इजी। शार्प एज। ऑफ कोर्स ज्यादा बेंड करेगा कैट। लॉन्गर वेवलेंथ। क्वेश्चन 19। An object is placed 30 centimeter in the front of a mirror. Image of the object. क्या आंसर होगा क्वेश्चन 19 का? सेम प्राइस। L6। 19 है ना बैट। पर आपने पहले ए क्यों लगाया हुआ था? गलती है, लगा दिया था, मेरे पे ऑब्जेक्ट का पढ़ा ही नहीं था ना। ऑब्जेक्ट जब होती है तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्वेश्चन पे इमेज से 21। लेके। ठीक है। सी है। नो मैटर बट ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मेंबर है। क्वेश्चन 22। सी है। क्या है? एको एनएस की वजह से सी है। आपको ना अब एक आइडिया भी होता जा रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना? हाँ अरे। हाँ इसी की वजह से लेस टाइम जो है वो लग रहा है। क्वेश्चन फर्क 25। पड़ा। आपको पता है एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। आज तो मैंने बताया मैंने एमसीक्यूज के चांस हैं रिपीट होने के। ठीक है। थोड़ा सा बस आंखें खुली रखना। अच्छा, सेम रेजिस्टेंस होनी चाहिए। डायमीटर बढ़ गया है, तो
ना तो वायर शॉर्ट होनी चाहिए। क्या आंसर हो गया, एप्पल। सॉरी सुना नहीं मैंने। ये मैं शायद लगाया, ये लगाया नहीं था मैंने शायद। गलत लगाया था, जो भी लगाया था। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 मैं आपको बताती हूँ। हम अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। 2 मिनट्स है तो 120 सेकेंड्स। तो डॉगी 26D। क्वेश्चन नंबर 30। अगर मोमेंट ऑफ द वायर डाउनवर्ड्स है ना, तो फोर्स ऑन द वायर अपवर्ड्स होगी, ऑपोजिट होगी। राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो क्या होगा आंसर? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड लगेगा इधर तो इसकी प्रोबेबली। क्या डायरेक्शन किस तरफ आएगी? फोर्स के ऊपर आएगी, अपर, अपर डायरेक्शन। पहले आप कंफ्यूज थे फिर भी। नहीं, ओके, क्वेश्चन नंबर 33। एक क्वेश्चन मिनट, नंबर 32 भी थ्री आपको थ्री एक्सप्लेन करना है। 33। बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33। बीटा पार्टिकल्स, टू पार्टिकल्स, डॉगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। क्वेश्चन 34। क्वेश्चन नंबर 34। कैट। बाकी ठीक है, एंड तक हो गया बस। अब ये ना क्वेश्चन 32 और क्वेश्चन 25, ये दो रह गए। मैं बताती हूँ। अच्छा, 0.6 मीटर लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस विद वायर विद अ डायमीटर ऑफ 0.25 मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohms अ सेकंड। अच्छा, वैसे मुझे बताओ इनका रेजिस्टेंस वगैरह वाला का फॉर्मूला कौन सा होता है जो यूज करते हैं? हाँ, क्या? कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? रेजिस्टेंस, डायमीटर वगैरह फॉर्मूला नहीं, वी वुड से क्या फॉर्मूला ही होता है। दिस इज R इज इक्वल्स टू L ओवर A। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दोनों वायर्स उसने हमें बताया कि सेम मटेरियल से बनी है और उनकी टोटल रेजिस्टेंस भी है, वो भी दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि R भी सेम है और P भी, यानी डेंसिटी, यानी वो भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो हमें डेंसिटी को भी कंसिडर नहीं करने की जरूरत होती। हमें जो चेंजेस है ना, हमें उसको फोकस करना है। तो दैट वुड बी L ओवर A। तो अगर L1 ओवर A1 है तो दैट शुड बी इक्वल टू L2 ओवर A2, यानी दोनों को हम लोगों ने कंपेयर करना है। तो हमारे पास क्या है, डायमीटर इंक्रीज किया है 0.25 से 0.5। ठीक है, यानी यानी सिमिलर ट्रायंगल टाइप, क्या? मैथ्स की तरह सिमिलर ट्रायंगल्स। हाँ,
सिमिलर ट्राइंगल से नहीं कहेंगे, हम इसको सिंपल। कहेंगे रेशो है। एरिया जो है प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के साथ। अब देखो, नया एरिया जो है वो हमारे पास, एरिया जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो भी अगर लेंथ हमारे पास, यानी ये जो डायमीटर है हमारे पास अगर 2 टाइम्स हो रहा है, तो हमारे पास एरिया जो है, अगर देखो न्यू डायमीटर जो है, न्यू डायमीटर, हाँ, न्यू डायमीटर जो है वो 0.5 है। और वो क्या है, 0.5 किस तरह से है, यानी कि वो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड है, ऐसे भी कहा जा सकता है। I can also say that this is 2 times the old one. That is 2 into 0.25. तो इसी तरह अगर मैंने नया एरिया निकालना होगा, डेफिनेटली एरिया तो क्या कहूंगी, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड। तो यानी इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड लेंथ, क्योंकि एरिया लेंथ के साथ कंपेरेटिवली होता है। तो 4 टाइम्स ओल्ड लेंथ, 4 टाइम्स 0.6 करो, क्या आंसर आता है? इसका आंसर क्या था वैसे? 2.4। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, L1/A1 will be equal to L2/A2. This is turning 2 यानी times. ये ऐसे समझना कि ये अगर सिमिलर वायर्स हैं। न्यू डायमीटर जो है वो अगर 2 टाइम्स ऑफ द ओल्ड है, यानी कि यू कैन ऑल्सो से 2 टाइम्स ऑफ 0.25 है, विच इज 0.5, तो न्यू एरिया जो है दैट विल बी 2 स्क्वायर ऑफ द ओल्ड, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 पॉइंट ओल्ड लेंथ की हम लोग यहाँ पे बात करें, क्योंकि ये एरिया है, एरिया के साथ लेंथ आएगा 4 टाइम्स 0.6। तो क्या आंसर आता है? 0.24, सॉरी 2.4 ही आएगा, 2.4 meters. So that is why D will be the answer. Okay. इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन समझाना था, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी आप तक है। What is the purpose of split ring commutator in an electric motor? I thought इसका आंसर तो ऑब्वियस है, ये हम लोगों ने पहले भी किया था, पिछले भी एक पेपर में ये सवाल आया था। आपको आपको क्या लगता है आंसर, जल्दी से बताओ। हम्म टू एंश्योर, तो बेसिकली एप्पल है ना, मैं एप्पल थोड़ी ना खेलने लगा हूँ। नो, तो ये नॉट ए। बेसिकली ए क्यों नॉट नहीं ए, है? मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ी ना करने लगा हूँ एप्पल, एंश्योर दैट द मोटर स्टेज, ये भी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, to ensure that the turning effect on the motor changes direction every half rotation, तो सी आएगा। नो, इट्स नॉट सी इधर, मैं बताती हूँ आपको। मैग्नेटिक फील्ड वाली बात तो हमारे पास कैंसिल है ना, ए और बी में तो दोनों में हमें पता है कि वो रिवर्स करते हैं करंट को। हम लोगों को करंट के ऊपर फोर्स करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर तो फोकस ही नहीं करते। तो मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन गलत। सी और डी में से ऑप्शन चूज करना है। सी क्यों गलत है? उसने कहा है टू इंश्योर दैट द टर्निंग इफेक्ट ऑन द मोटर चेंजेस डायरेक्शन एवरी हाफ रोटेशन। ठीक है, अगर देखो, अगर एवरी एवरी 1 रोटेशन होता तो दिस वुड हैव मेक सेंस, पर एवरी हाफ रोटेशन का क्या मतलब है कि वो अभी पहले हाफ किया, फिर उससे पहले ही वो दोबारा चेंज हो गया, यानी कि हमारे पास एक एक सर्कल में, 1 सर्कल में वो 2 दफा चेंज होने के बजाय एक सर्कल में अब वो 4 दफा चेंज हो रहा है। तो ये तो बहुत ज्यादा है कि, तो इस तरह तो कभी वो सर्कल में घूम ही नहीं पाएगा। ठीक है, to ensure that the turning effect on the motor stays in the same direction at all times, that's the purpose of split ring commutator। क्योंकि वो क्या होता है, मेन गोल इलेक्ट्रिक मोटर के क्या होता है, उसको सबको सेम डायरेक्शन में रखना। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअसली स्पिन करते हुए सेम डायरेक्शन में रखना। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और स्पिन जो है वो कॉन्टिन्यूअसली होना चाहिए। स्पिनिंग हाँ कंटिन्यूअसली होनी ये चाहिए। याद रख लो, सही सेम बात। डायरेक्शन, स्पिन कॉन्टिन्यूअसली। ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का पर्पस है इलेक्ट्रिक मोटर में, क्योंकि जैसे कॉइल रोटेट करेगी 180 डिग्री का टर्न आएगा, 180 डिग्री का जब टर्न आएगा तो साइड्स अपनी जो कॉइल है वो अपनी पोजीशन स्वैप कर देंगी मैग्नेटिक पोल्स के मुताबिक। अगर कम्यूटेटर नहीं होगा वहां पे, तो मैग्नेटिक फोर्सेस क्या करेंगी, वो ना आगे पीछे मूव करने लग जाएंगी, लाइक ऑसिलेट करने लग जाएंगी। और स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इसको सॉल्व करेगा कि वो करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देगा। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, उससे क्या होगी कि हमारी सेम हमारी पास डायरेक्शन हर टाइम रहेगी। ये बेसिकली उसका पर्पस है कि वो रिवर्स करेगा करंट को, तो सारी सेम ओरिएंटेशन में चली जाएंगी। तो
जो टर्निंग इफेक्ट है हमारे पास, वो हमारे पास सेम रहेगा, वो एट ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर डी रहेगा इस वजह से। इसकी मैं यहाँ पे क्या ही रीजनिंग लिखूं, ये बताने वाली रीजनिंग थी, क्योंकि किनेटिक फील्ड की वजह से तो गलत है, ठीक है, और ये वाली चीज भी गलत है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन, हमने क्या कहा है, स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर क्या होता है, सेम डायरेक्शन स्पिन्स कॉन्टिन्यूअसली। Same direction spins continuously. ठीक है, Same स्प्लिटर space, क्या same होगा, direction spins. Same direction यहाँ पे spins क्लिक करते continuously. हैं। सही है, मैं इसको सही पॉज है। कर दूं। हम्म